हेलो एवरीवन। अभी तक हमने सेक्शन 59 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट कर लिया है। आपने अगर उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, उसमें आपको सेक्शन 1 से सेक्शन 59 तक सारे लेक्चर्स मिल जाने वाले हैं। आज हम सेक्शन 60 से स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन 60 में बात हो रही है केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट में बी गिवन। ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें सेकेंडरी एविडेंस डॉक्यूमेंट्स की दी जा सकती है। हमने इससे पहले प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन देख चुकी है। सेकेंडरी एविडेंस थोड़े से कम रिलायबल या थोड़े वो सेकेंडरी नेचर के होते हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि हमेशा हमें बेस्ट एविडेंस देना है किसी भी चीज़ का, तो डॉक्यूमेंट का बेस्ट एविडेंस प्राइमरी सोर्स हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांस होते हैं जिसमें हम सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं। वो सारे सर्कमस्टांस सेक्शन 60 में दिए हुए हैं। तो secondary evidence may be given of existence, condition या contents of document in following cases. इन following cases में हम किसी भी डॉक्यूमेंट की एग्जिस्टेंस, कंडीशन या उन कंटेंट्स के बारे में कोई एविडेंस दे सकते हैं। सबसे पहले when the original is shown or appears to be in possession or power of person against whom the document is sought to be proved. पहली बात, अगर हमें कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना था लेकिन वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो किसी जो अगेंस्ट पार्टी है, हमारे पार्टी जो अगेंस्ट पार्टी है उस पर्सन के पास अगर है, या फिर ऑफ एनी पर्सन आउट ऑफ रीच, या जिस पर्सन से हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आना है वो पर्सन आउट ऑफ रीच है या नॉट सब्जेक्ट टू प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है या कोर्ट प्रोसेस से वो बाहर है, उन केसेस में भी हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। और तीसरा है ऑफ एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट एंड व्हेन आफ्टर नोटिस मेंशन्ड इन सेक्शन 64 सच पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस इट। सी, क्लॉज ए में तीन बातें कही गई। सबसे पहली बात कि अगर जो अपोजिट पार्टी है उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सेकेंडली जिस पर्सन के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है दैट पर्सन इज आउट ऑफ रीच और ही इज नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। और तीसरी बात है कि अगर वो पर्सन लीगली बाउंड तो था प्रोड्यूस करने के लिए और हमने उसे नोटिस भी दिया था एज पर सेक्शन 64 हम आगे चल के पढ़ेंगे। सेक्शन 64 में हमने उसे नोटिस दिया कि आप कोर्ट में ओरिजिनल लेकर आइए और वो पर्सन कोर्ट में ओरिजिनल लेकर नहीं आया, तो इन तीन मामलों में हम लोग सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट ग्राउंड है व्हेन द एग्जिस्टेंस, कंडीशन या कंटेंट ऑफ ओरिजिनल हैव बीन प्रूव्ड टू बी एडमिटेड इन राइटिंग बाय पर्सन अगेंस्ट whom it is proved or by his representative in interest। अब सेकंड बात ये हो रही है कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में जो भी चीजें लिखी गई है वो एडमिट किया जा चुका है अदर पार्टी द्वारा, इन रिटन फॉर्म में उस पर्सन ने ये एडमिट कर लिया कि हाँ उस डॉक्यूमेंट में जो भी बात लिखी है सही लिखी हुई है, या जो भी बात उसे एडमिट करनी थी उसने एडमिट कर लिया, उसके बाद हम सेकेंडरी एविडेंस भी कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज सामने वाली पार्टी ने तो ऑलरेडी एडमिट कर लिया है। व्हेन द ओरिजिनल हैज बीन डिस्ट्रॉयड, अब ओरिजिनल जो या तो वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, मे बी वो अगर जल गया हो या कहीं डूब गया हो या किसी भी तरह से वो डिस्ट्रॉय हो चुका है या लॉस्ट हो चुका है, भुला चुका है, मुझे पता ही नहीं वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर हैं। और when the party offering evidence of its content cannot for any other reason not arising from his own default or neglect produce it in reasonable time। ठीक है, वो अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, हमें पता नहीं है वो कहाँ है, बस ये हमारी गलती की वजह से नहीं होना चाहिए, सामने वाली पार्टी या किसी और पर्सन की गलती की वजह से अगर वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अब हमारे हाथ नहीं लग सकता है तो हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द ओरिजिनल इज ऑफ सच अ नेचर एज नॉट टू बी इजिली मूवेबल। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो इजिली मूवेबल नहीं है। अगर हम एक डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं तो हमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आने होंगे, या फिर अगर वो किसी पब्लिक सर्वेंट के पास है या किसी ऐसी जगह पर है जहां से हम उसे मूव नहीं कर सकते इजिली, तो हम सेकेंडरी एविडेंस दे देंगे। या फिर व्हेन ओरिजिनल इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, सी पब्लिक डॉक्यूमेंट की हमने ऑलरेडी बात कर ली, पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है उन मामले में भी हम लोग सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। ऑलराइट, व्हेन द ओरिजिनल इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ विच सर्टिफाइड कॉपी इज परमिटेड, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसकी सर्टिफाइड कॉपी को परमिट किया जा चुका है, सर्टिफाइड कॉपी परमिट किया जा चुका है कि हाँ आप सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हैं ऑफ दिस अधिनियम और बाय एनी अदर लॉ, या तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग या फिर किसी अदर लॉ के अकॉर्डिंग भी अगर ओरिजिनल के अलावा सर्टिफाइड कॉपी को हम एक्सेप्टेंस मानते हैं तो सेकेंडरी एविडेंस सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हैं। व्हेन द ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट, अब ओरिजिनल में कई सारे अकाउंट्स हैं या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स भी इंक्लूड हैं विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली बी एग्जामिन्ड इन कोर्ट,
जिसे कन्वीनियंटली कोर्ट में एग्जामिन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या फिर जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी वगैरह होती थी पहले के ज़माने में, तो सपोज टेलीफोन डायरेक्टरी अगर वो सिर्फ किसी पब्लिक सर्वेंट के पास रहती, और आपको वहां से किसी का टेलीफोन और उसकी एड्रेस के बारे में जानना है, और वो डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में लेकर आना चाहते हैं, तो वो न्यूमरस अकाउंट हो जाएगा और कन्वीनियंटली अब लाया नहीं जा सकता और उसे यूज़ नहीं किया जा सकता है कोर्ट द्वारा। तो उन मामलों में भी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। ऑलराइट, for the purpose of clause A, C and D, any secondary evidence of the contents of document is admissible. A, C and D वाली क्या बात थी? A में हमने 3 पॉइंट्स बताए थे, आउट ऑफ रीच हो गया था, या फिर जिस पर्सन के अगेंस्ट करना है, या पर्सन लीगली बाउंड था लेकिन उसने नहीं कोर्ट में लेकर, अब वो कोर्ट में लेकर नहीं आता है। सी पॉइंट था कि ओरिजिनल डिस्ट्रॉय या लॉस्ट हो चुका है, या फिर इजीली मूवेबल नहीं है। तो इन मामलों में हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब क्लॉज बी में जो बात कही गई थी कि एग्जिस्टेंस कंडीशन या कंटेंट ऑफ ओरिजिनल हैव बीन एडमिटेड इन राइटिंग, जो अपोजिट पार्टी उसने राइटिंग में एडमिट कर ली है किसी भी फैक्ट को, तो वो रिटन एडमिशन हम कोर्ट में लाके दिखाएंगे। अब नेक्स्ट ई और एफ में जो बात कही गई, दैट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में या फिर सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ सच डॉक्यूमेंट के बारे में, तो उन मामलों में भी वो सर्टिफाइड कॉपी ही पेश करने की जरूरत है, कोई भी अदर एविडेंस हम लोग नहीं दे सकते हैं। क्लॉज जी जिसमें न्यूमरस अकाउंट की बात हो रही थी, उसमें एविडेंस में बी गिवन एज टू जनरल रिजल्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब जनरल रिजल्ट उसका क्या आया वो हम लोग पेश कर सकते हैं बाय एनी पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड देम। अब उन जनरल रिजल्ट को वही पर्सन कोर्ट में ला सकता है जो पर्सन एग्जामिन किया है उस डॉक्यूमेंट को, एंड हु इज स्किल्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट। कोई स्किल्ड पर्सन ही कर सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 60 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन 61 देखेंगे। 61 बात कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में। तो 61 says that nothing in this अधिनियम shall apply to deny the admissibility of an electronic या digital record। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की एडमिसिबिलिटी को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, ये अधिनियम डिनाई नहीं कर रहा है in the evidence on ground that it is an electronic या digital record and such record shall subject to section 63 have same legal effect, validity and enforceability as other document। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की इंपॉर्टेंस बढ़ा दी गई। सेक्शन 61 हमारे एविडेंस एक्ट में तो नहीं था, लेकिन ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐड किया गया है, और इस न्यूली प्रोविजन का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की भी एडमिसिबिलिटी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाएगी लाइक एनी अदर डॉक्यूमेंट। Section 62 says that contents of electronic record, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कंटेंट्स को हम एज पर सेक्शन 63 प्रूव करेंगे। सेक्शन 63 बात करता है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं जो एडमिसिबल हो सकते हैं इन अकॉर्डिंग टू दिस अधिनियम। तो क्लॉज सबसेक्शन 1 सेज दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस अधिनियम, एनी इंफॉर्मेशन, इस अधिनियम में जो भी बात कही गई हो उसके अलावा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, अगर इस अधिनियम में कोई भी बात कही गई है उसके बावजूद अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है विच इज प्रिंटेड ऑन पेपर, जिसे पेपर में प्रिंट किया जा चुका है, स्टोर किया जा चुका है, रिकॉर्ड किया जा चुका है या कॉपी किया जा चुका है इन ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मीडिया और सेमीकंडक्टर मेमोरी which is produced by a computer or any communication device or otherwise stored, recorded or copied in any electronic form hereinafter referred to as computer output shall be deemed also to be a document। See, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से पा रहे हैं, जो हमने ऑन पेपर प्रिंट कर लिया या कहीं किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमने रिकॉर्ड कर लिया है, तो वो सारी चीजें उसे डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा। If the conditions mentioned in this section are satisfied in relation to information and computer in question and shall be admissible in any proceeding without further proof or production of original as evidence or any content of original or of any fact stated therein of which direct evidence would be admissible। तो क्लॉज 1 में ये बात कही गई कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से निकाल रहे हैं उसको डीम्ड मान लिया जाएगा कि वो एक डॉक्यूमेंट रहेगा, और
वो कब माना जाएगा, जब इसके सब सेक्शन 2 में जो भी कंडीशन कही गई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एडमिसिबिलिटी डिसाइड करेंगे। कंडीशंस दिए हुए हैं सबसेक्शन 2 में, तो अब कंडीशंस देख लेते हैं कि किन कंडीशंस में हम उन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एडमिसिबल मान सकते हैं। तो पहला कंडीशन है, कंप्यूटर आउटपुट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन वाज प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस ड्यूरिंग द पीरियड ओवर विच द कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस वाज यूज्ड रेगुलरली। अब जिन कंप्यूटर से हम आउटपुट निकाल रहे हैं वो कंप्यूटर्स या कम्युनिकेशन डिवाइस रेगुलर यूज में होने चाहिए टू क्रिएट, स्टोर या प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिस इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन के लिए वो रेगुलरली यूज हो रहा होना चाहिए, क्रिएट जहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, फॉर द पर्पस ऑफ एनी एक्टिविटी रेगुलरली कैरिड ऑन ओवर दैट पीरियड बाय पर्सन हैविंग लॉफुल कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस। और उस पर्सन के द्वारा ये रेगुलरली स्टोर होना चाहिए जिस पर्सन के पास एक लॉफुल कंट्रोल था कि वो कंप्यूटर पे रेगुलरली डेटा फीड कर रहा है किसी पर्सन का या किसी कोई इंफॉर्मेशन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं रेगुलरली, अगर किसी जगह पे, फॉर एग्जांपल अगर आज हम लाइब्रेरी गए तो लाइब्रेरी में एक सामने वहाँ जो लोग बैठे रहते हैं कंप्यूटर में वो डेटा फीड कर रहे होते हैं कि आप कितने बजे लाइब्रेरी में एंट्री लिए हैं, कितने बजे वहाँ से बाहर आए हैं। तो ये सारी चीज़ें रेगुलरली यूज हो रही होती है, रेगुलर इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रहा होता है, तो उसी रेगुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ बात करी गई है। सेकेंड है, ड्यूरिंग द सेड पीरियड इन्फॉर्मेशन ऑफ काइंड कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर ऑफ द काइंड from which the information so contained is derived was regularly fed into the computer। अब रेगुलरली उस कंप्यूटर में उस तरह की इंफॉर्मेशन फेड हो रही होनी चाहिए। ठीक है, उस कंप्यूटर में या किसी कम्युनिकेशन डिवाइस पे इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द सेड एक्टिविटीज, मतलब रेगुलरली या ऑर्डिनरी कोर्स में वो कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस यूज हो रहा होना चाहिए फॉर द फीडिंग ऑफ द डेटा। Throughout the material part of the said period, the computer or communication device was operating properly। और वो जो प्रोसेस था जब हम इंफॉर्मेशन को फीड कर रहे थे तो उस वक्त वो ऑपरेटिंग प्रॉपरली वो ऑपरेट करना चाहिए वो थ्रू आउट द सेड पीरियड। और इफ नॉट देन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड इन विच इट वाज नॉट प्रॉपरली ऑपरेटिंग। और सपोज अगर वो कम्युनिकेशन डिवाइस या कंप्यूटर किसी भी रीजन की वजह से खराब हो जाता है या फिर ऑपरेशन में नहीं हो रहा होता है और वॉज आउट ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग दैट पार्ट ऑफ द पीरियड was not such as to affect the electronic record or accuracy of its content। सपोज यहाँ मैं अपने लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रही हूँ इस लेक्चर को और किसी भी रीजन से अगर मेरा लैपटॉप खराब हो जाता है या फिर मुझे किसी और लैपटॉप का इस्तेमाल करना पड़ता है तो ये एक्यूरेसी देखी जाएगी कि क्या अगर मेरे दूसरे लैपटॉप के यूज करने के वजह से जो डेटा या जो इन्फॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड करी है उसकी एक्यूरेसी पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड reproduces or is derived from such information fed into the computer or communication device in ordinary course of said activities। ठीक है, ये भी एक जनरल सी बात है कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा या इंफॉर्मेशन फीड कर रहा है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द सेड एक्टिविटीज यूज हो रहा होना चाहिए। where over any period the function of creating, storing या processing information for purpose of any activity regularly carried on over that period as mentioned in clause A of subsection 2 was regularly performed by means of one or more computer। एक या उससे ज्यादा कंप्यूटर डिवाइस यहाँ पे यूज हो रहे हैं, whether in a stand alone mode या तो वो कंप्यूटर्स अकेले अकेले यूज हो रहे हैं या किसी कंप्यूटर सिस्टम में यूज हो रहे हैं या फिर किसी एक कंप्यूटर नेटवर्क में यूज हो रहे हैं या कंप्यूटर रिसोर्स इनेबलिंग इंफॉर्मेशन क्रिएटिंग और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज और थ्रू एन इंटरमीडियरी। तो अगर वहां पे एक कंप्यूटर यूज हो रहा है या एक से ज्यादा कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस यूज हो रहे हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता वो कि वो सिंगल यूज हो रहे हैं या फिर वो किसी और कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ कनेक्ट करके यूज हो रहे हैं या वो सारे कंप्यूटर सिर्फ एक नेटवर्क पे चल रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे रेलेवेंट हो जाती है। तो ऑल द कंप्यूटर्स या कम्युनिकेशन डिवाइस, वो सारे कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्टेड है या कम्युनिकेशन डिवाइस यूज्ड फॉर दैट पर्पस, जिसमें वो पर्पस हम यूज कर रहे हैं कि हाँ इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है ड्यूरिंग दैट पीरियड शैल बी ट्रीटेड, जिन पीरियड में
उन इंफॉर्मेशन को फीड किया गया या इस्तेमाल किया गया शैल बी ट्रीटेड फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सिंगल कंप्यूटर। उन सबको हम एक सिंगल कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस मान लेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे जितनी बातें कही गई इन सारी चीज़ों को हम एक कंप्यूटर या एक कम्युनिकेशन डिवाइस मान लेंगे। एंड रेफरेंसेस इन दिस सेक्शन टू अ कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस से रिलेटेड जो भी बातें कही गई है उन सब पर वो लागू हो जाएंगे। ऑलराइट, subsection 4 says that in any proceeding where it is desired to give a statement in evidence by virtue of this section, किसी भी प्रोसीडिंग में जहां पे हम एक स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं, अ सर्टिफिकेट डूइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स शैल बी सबमिटेड। तो जो सर्टिफिकेट में ये बातें कही गई होगी दैट शुड बी सबमिटेड अलोंग विद द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एट ईच इंस्टेंस वेयर इट इज बीइंग सबमिटेड फॉर एडमिशन। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने डेटा फीड किया या इंफॉर्मेशन जहां से हमने रिकॉर्ड किया है या स्टोर किया है, तो उसके साथ हमें एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ऑलराइट, आइडेंटिफाइंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंटेनिंग द स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइबिंग द मैनर इन विच इट वाज प्रोड्यूस्ड। तो उस सर्टिफिकेट में ये बात लिखी रहेगी कि किस तरह से हमने ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई किया है और कैसे उसमें स्टेटमेंट वगैरह प्रोड्यूस किए गए हैं। गिविंग सच पर्टिकुलर्स ऑफ एनी डिवाइस इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड may be appropriate for purpose of showing that electronic record was produced by a computer या communication device referred to in clause A to E of subsection 3। और उन पर्टिकुलर्स के बारे में भी बताएंगे कि किस तरह से इस डिवाइस में हमने वो इंफॉर्मेशन लिया है या फिर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किया है एज पर क्लॉज A to E of subsection 3। C says that dealing with any of the matter to which condition mentioned in subsection 2 relate and purporting to be signed by a person in charge of the computer, और उसमें साइन भी होगी ऑफ द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कंप्यूटर, किसकी वो कंप्यूटर थी या फिर कम्युनिकेशन डिवाइस किसका था, या फिर जो मैनेजमेंट टीम होती या जिस पर्सन के अंडर में वो सारे कंप्यूटर या वो डिवाइसेस आ रहे थे, जिसके पास ये पावर थी कि वो रेलेवेंट एक्टिविटीज का ध्यान रख सकता है, विच एवर इज अप्रोप्रिएट। एंड एन एक्सपर्ट शैल बी एविडेंस ऑफ एनी मैटर स्टेटेड इन द सर्टिफिकेट, और फिर एक्सपर्ट की भी एविडेंस ली जाएगी। And for the purpose of this subsection, it shall be sufficient for a matter to be stated to the best knowledge and belief of the person stating in its certificate specified in the schedule। सी, ये जो क्लॉज 4 है ये आपको बहुत ही न्यू लग रहा होगा, ये हमारे एविडेंस एक्ट में नहीं था, ये भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐड किया गया और इसमें ये बात कही गई कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हमारे शेड्यूल में दिया हुआ है, शेड्यूल ऑफ दिस भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ओके, और उस शेड्यूल में जो भी बातें लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें सारी चीज़ें फुलफिल करनी होगी, जैसे कि किस पर्सन की वो कंप्यूटर थी या फिर किस पर्सन से आपने ये इंफॉर्मेशन ली है, एवरीथिंग दैट शुड बी रिटन इन द सर्टिफिकेट। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, information shall be taken to be supplied to a computer or communication device। Subsection 5 says that for the purpose of this section, information shall be taken, जो information हमने ली, to be supplied to a computer or communication device if it is supplied thereto in any appropriate form and whether it is so supplied directly or with or without human intervention by means of any appropriate equipment। तो किस तरह से उसमें हमने इंफॉर्मेशन सप्लाई करी है, वो एप्रोप्रिएट फॉर्म या फिर वो डायरेक्टली हुआ था या विद और विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ था या एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट से हुआ था, दैट वी शुड हैव टू शो दैट। A computer output shall be taken to have been produced by a computer or communication device, whether it was produced by it directly or with or without human intervention by means of any appropriate equipment or by other electronic means as referred to in clause A to E of subsection 3। See, subsection 5 सिर्फ ये बात कह रहा है कि इस सेक्शन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन या फिर कंप्यूटर आउटपुट जो आप ले रहे हैं
वो उसका एक सोर्स देखा जाएगा कि वो प्रॉपर तरीके से लिया गया है या नहीं। अब हम इसका शेड्यूल 5 लास्ट शेड्यूल भी देख लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने सर्टिफिकेट हमें इकट्ठा करना है। सी, दिस इज द सर्टिफिकेट कि आई एम कि आई डैश, यहाँ अपना नाम देना है इस तरह से। दिस इज द मतलब प्रॉपर फॉर्मेट की अकॉर्डिंग टू विच यू आर सबमिटिंग दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सी, दिस इज द सर्टिफिकेट। ये शेड्यूल नया ऐड हुआ है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। इसका पार्ट ए में सर्टिफिकेट के बारे में बात की गई है, जो हम अभी सेक्शन 63 के 4C को अभी हम पढ़ रहे थे। तो दिस इज द फॉर्मेट। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, स्पाउस ऑफ, एम्प्लॉयड एट, और आपने आई हैव प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मैंने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या आउटपुट प्रोड्यूस किया है, या ऑफ द डिजिटल रिकॉर्ड। इन सारे में से कौन से सोर्स से हमने वो चीज़ ली है, मॉडल डालना है, कलर डालना है, एवरीथिंग। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट। ये फॉर्मेट हमारे पिछले अधिनियम में नहीं था, एविडेंस एक्ट में नहीं था, बट हमारे नए अधिनियम में इस सर्टिफिकेट को भी इंक्लूड किया गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये वाला सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज इसमें प्रॉपर हमारे कंप्यूटर आउटपुट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात की गई है कि किस तरह से हम उसमें से आउटपुट निकाल सकते हैं, किस तरह से इंफॉर्मेशन कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। ये इसमें से सर्टिफिकेट वगैरह इसलिए इस बार दे दिया गया है, और थोड़ा सा क्योंकि हमें जेन्युइन बनाना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं उसे इजीली टैम्पर किया जा सकता है, इसीलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहना ज़रूरी होता है, इसलिए कोर्ट सर्टिफिकेट भी आपसे ग्रांट करती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बातें डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग दिस वीडियो। ऑल राइट, थैंक यू।